अब एक कोट है, इफ़ यू राइड लाइक लाइटनिंग you're gonna क्रैश लाइक थंडर। इसका ओवरऑल न्यूट्रिशन तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर अभी। तो तुम अपने डंबल यहाँ से उठा के मिडिल रो में रख लिया करो ताकि तुम्हें अनरैक करने में आसानी हो और तुम्हारी कम से कम एनर्जी लीक हो। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है तुम सबका मेरी कटिंग जर्नी के डे 30 पे। एंड अब लास्ट वीडियो आई थी डे 4 की एंड अब है डे 30। तो इतने बड़े डिले का एक ही रीज़न है, जो कि थे मेरे एग्ज़ाम्स फाइनल वाले। तो सिंस अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो मैं फाइनली थोड़ा कंसिस्टेंटली अपलोड कर सकता हूँ। प्रोग्रेस की बात करें तो काफ़ी हद तक मेरे को खुद को लीन फील हो रहा है एक मंथ के बाद ही। शुरू हमने करा था अराउंड 72 कुछ बॉडी वेट से। अब सिंस मेरे पे डिजिटल वाली विंग मशीन नहीं है तो मैं कुछ वीकली प्रोग्रेस या फिर डेली प्रोग्रेस नोट नहीं कर रहा था। मैं आज इनफैक्ट सीधा एक मंथ के बाद ही अपना बॉडी वेट चेक करने वाला हूँ। एंड मील की बात करें तो मील में कुछ खास चेंजेस तो नहीं करे हैं मैंने, वो सेम ही मील्स रखी हुई हैं मैंने अभी तक, कुछ नई मील भी ऐड नहीं करी है। उसका फुल डे ऑफ ईटिंग मैं जल्दी डाल दूंगा सिंस अब कल से या परसों से ही अपना डेफिसिट बढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा। प्रोबेबली 2400 या फिर 2500 पे आ जाऊंगा आई गेस। 2400। अब एक गलती जो बहुत लोग करते हैं ना, वो हिडन कैलोरीज को काउंट ही नहीं करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं डेफिसिट प्लस हिडन कैलोरीज भी लेके चलता हूँ। अगर मैं 200 का डेफिसिट ले रहा हूँ, मान लो मैं इन टोटल ले रहा हूँ 2400 कैलोरीज, तो उन 2400 कैलोरीज के अंदर मैं देसी घी का या फिर कोई भी ऑयल जो भी तुम यूज़ करते हो, मैं उसकी कैलोरीज काउंट नहीं करता हूँ। उसकी कैलोरीज मैं अलग से साइड में काउंट कर लेता हूँ, तो उसको मैं बाद में ऐड कर देता हूँ अपनी नॉर्मल कैलोरीज में। तो नो वंडर कहीं तुम सोच रहे हो कि भाई मैं डेफिसिट पे हूँ बट स्टिल मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि तुम हिडन कैलोरीज को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो एंड वो कैलोरीज भी तुम्हारी ऐड ऑन हो रही हैं नॉर्मल कैलोरीज में। बट तुम्हें लग रहा है तुम 2400 कंज्यूम कर रहे हो, बट साथ में तुम कंज्यूम कर रहे हो अराउंड 20 ग्राम या फिर 25 ग्राम देसी घी भी, तो वो बढ़ के अपने आप ही 2600 से ऊपर चली जाएंगी। अभी स्प्लिट की बात करें तो कोई भी स्प्लिट बुरी नहीं होती है, बट मैं खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से 4 डे स्प्लिट ही फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है नोब्रो स्प्लिट या फिर जो मैंने अभी कटिंग में शुरू करी है। एंड इसमें मेरे को ऐसा रिजल्ट्स का कुछ खास फर्क नहीं दिखा है, बट मेरी बॉडी की रिकवरी कैपेसिटी, ऊपर से जब से मैंने दिन में ट्रेन करना शुरू करा है उसके बाद से रिकवरी काफ़ी बेटर हो गई है मेरी बॉडी की। और सेकेंडली रीजन बिहाइंड डूइंग डंबल इंक्लाइन प्रेस वही है कि मेरी बॉडी काफ़ी यूज हो गई थी पुरानी मूवमेंट से, क्योंकि इंक्लाइन बारबेल प्रेस थी। अब लास्ट चेस्ट डे पे फॉर अ चेंज मैंने मशीन प्रेस से शुरू करा था, बट उसमें दिक्कत आई थी कि मशीन प्रेस में तो 100% दे दिया मैंने अपना, बट उसके बाद इंक्लाइन बेंच पे मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। इंक्लाइन बेंच का एंगल काफ़ी मैटर करता है। हो सकता है तुम एंगल थोड़ा ज़्यादा रखते हो और तभी तुम्हारे फ्रंट एंड पे आ रहा हो एंड चेस्ट पे ज़्यादा ना आ रहा हो। आई गेस ये 45 से थोड़ा नीचे है, बट ये ज़्यादा अच्छा फील होता है मेरे को एंड शोल्डर पे कम स्ट्रेन आता है। इतना अच्छा फील नहीं हुआ, ये पता नहीं क्यों। अब मेरे को नहीं पता है सिर्फ मेरी जिम में होता है, तुम्हारे में भी होता है। सबसे नीचे वाली रो जो होती है वो हैवीएस्ट डंबल के लिए होती है। तो जब तुम्हारा सेट होता है डंबल प्रेस का हैवी वाला, तो तुम अपने डंबल यहाँ से उठा के मिडिल रो में रख लिया करो ताकि तुम्हें अनरैक करने में आसानी हो और तुम्हारी कम से कम एनर्जी लीक हो। बट यहाँ पे नीचे लिटरली 7 का डंबल पड़ा है। चलो, तो मैं 30 का कहाँ है, हाँ तो 30 का डंबल मैं ऊपर रख लूँगा खुद ही, ताकि सेट से पहले मेरी कम से कम एनर्जी लीक हो। दोनों 30 के डंबल ऊपर आ चुके हैं, तो अब सेट से पहले मेरी कम से कम एनर्जी लीक होगी। तो मेरे को बस यहाँ से अनरैक करना है इनको। कंपैरेटिवली इजी है यहाँ से और यहाँ से अनरैक करना सेंटर में। ऑल्सो माइक का एक फ़ायदा तो हुआ है मेरे को, अब मेरे को चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना पड़ रहा है फ़ोन के अंदर घुस के।
मेरे को नहीं पता तुम्हें कैसी ऑडियो आ रही होगी। सो वर्किंग सेट नंबर 1। कॉफी ने कुछ छेड़छाड़ नहीं करा अभी तक। इजी 1। बैलेंस ही नहीं बन रहा भाई मेरा तो। इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा मेरे को फील। ऊपर जाते ही ना थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है डंबल। ये एंगल बेटर है, इसमें अंधेरा सा आ रहा है। मेरा ओवरऑल चेस्ट डे पे वॉल्यूम बैक डे के कंपैरिजन में कम होता है। ऑल्सो अपने सेट्स के बीच में मेरा रेस्टिंग टाइम मिनिमम 3 मिनट रहता ही है, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ फेलियर तक ट्रेन करना। तो उसके बाद रिकवर होने के लिए मसल को अगले सेट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। एंड अगर तुम्हारा वर्कआउट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो एक चीज़ हो सकती है कि तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा वॉल्यूम परफॉर्म कर पा रहे हो। तो एक बार ट्रेन करके देखो फेलियर तक, तुम्हारा वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा पहले से जब तुम फेलियर रीच करना शुरू करोगे। और ना यही फ़र्क होता है डंबल और बारबल के बीच में। बारबल में मैं 70 किलो तक रेप्स परफॉर्म कर लेता हूँ, बट इधर पर हैंड 30 में ही काफ़ी ख़राब हालत हो रही है। अब जस्ट टू मेक माई लास्ट सेट बेस्ट सेट, मैं इसका ड्रॉप सेट लूँगा 30, उसके बाद 22 या फिर 17 या फिर 20, पता नहीं। लेफ्ट साइड का साइड चेस्ट बड़ा गंदा है मेरा, राइट की तो आदत हो गई अब, बट लेफ्ट आई गेस मेरे डाइजेस्ट ही नहीं होने दिया अपनी लंच वाली मील को। 2 बजे मील लिया, 3 बजे मैं जिम आ गया। जब पीक था ना मेरे बल्क का, जब मैं 73-74 था, तब तो भाई 35 किलो भी फ्लाई कर रहा था। और ये वाला वेट मेरे को याद है मैंने मेन सेट में यूज़ करा था, 2 या फिर 3 मेन सेट में अपनी शोल्डर प्रेस में। अभी देख लो तो फ़र्क तो पड़ता है खैर थोड़ा बहुत। जैसे जैसे बॉडी वेट ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नीचे जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, डेडलिफ्ट बेंच स्क्वाट कुछ भी बढ़ाना है, तो तुम वेट गेन कर लो थोड़ा सा। बहुत डिसबैलेंस हो रहा है भाई आज तो। अब एक और फर्क डंबल में और बेंच में, बेंच का जो पाथ होता है ना ऊपर जाने वाला, मैं फ्री वेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लाइन स्मिथ मशीन की नहीं कर रहा। उसका पाथ फिर भी पता लगता है कि सीधा जा रहा है नहीं जा रहा, जैसे एक बार होती है एंड बार को तुम्हें बस ऊपर पुश करना है। अब इसमें सिंस वेट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इधर अलग, तो हाथ आगे पीछे भी जाने का डर रहता है। बड़े गंदे तरीके से उठाया मैंने, मत उठाना भाई तुम। अब अगेन जस्ट फॉर अ चेंज मैं आइसोलेशन मूवमेंट पहले एंड में करता था 2 प्रेसिंग मूवमेंट के बाद, लेकिन आज बीच में ट्राई कर रहा हूँ, मतलब प्रेसिंग मूवमेंट, आइसोलेशन एंड फिर अगेन मशीन प्रेस। तो देखता हूँ कैसा इफेक्ट आता है इस चीज़ का। तुम भी एक्सपेरिमेंट करते रहा करो अपनी ट्रेनिंग में, अपनी डाइट में, रिकवरी के साथ मत करना बस, कहीं पता लगे सारी रात जाग रहे हो। एडिशनल तुम ट्राई करा करो अपनी चेस्ट जितनी बाहर रख सकते हो ऐसे फुला के। चलो इसमें कम से कम फील तो अच्छा आ रहा है। वर्किंग सेट नंबर 1। अब आइसोलेशन मूवमेंट में तुम्हें बहुत हैवी वेट रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लाइट वेट रख के बस कॉन्ट्रैक्शन पे और स्ट्रेच पे ध्यान दो। एंड
तुम्हें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ऊपर नीचे है, 3-3 का ही है डिफरेंस। ओके। फेलियर आया है इसमें तो। ओह, एक पॉइंट पे आ गया ना, जो चीज़ तुमने यहाँ से शुरू करी होती है वो फेलियर तक आते आते ऐसी हो जाती है। अब जब भी कोई नया नया बच्चा या बंदा जिम जाता है नया नया, तो उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि मेरे को हर एक मशीन को फुल स्टैक करना है, सारी प्लेटें डाल के उठानी है, या फिर जिम का हैवीएस्ट डंबल उठाना है। तो बेसिकली वो बस वेट के पीछे भागता है। अब एक कोट है, इफ़ यू राइड लाइक लाइटनिंग यू गोना क्रैश लाइक थंडर। एंड ये कोट जब मैंने सुना था तब मैं ये सब कर चुका था, डेडलिफ्ट वगैरह सब कुछ हैवी वाली। तो तुम्हें मैंने अभी बता दिया, ठीक है। थिंक अबाउट इट, डोंट गो अननेसेसरीली हैवी। ड्रॉप कर लेता हूँ इसका। भाई गाने सुन के वर्कआउट करने में मज़ा बहुत आता है, बट वही वीडियो खराब हो जाती है। एकदम स्लो में लेके जाऊंगा बोलो। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। ओके, तो जिम में पैक डेक लगाने के बाद मैंने मशीन प्रेस और ट्राइसेप का लॉन्गर ट्रेन करा, उसमें वापस आ गया था। अभी बात करते हैं डिनर की। मेरी डिनर वाली मील काफ़ी ज़्यादा हाई इन प्रोटीन होती है। अब इसके पीछे एक रीज़न है, सिंस प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स काफ़ी अच्छा होता है, विच मीन्स वो तुम्हारे पेट को ज़्यादा देर तक भर के रखता है। एंड अब रात को सिंस तुमने बस सोना ही होता है, तो तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो और तुम्हें रात को भूख ना लगे बीच में, तो उसके लिए इसमें ज़्यादा प्रोटीन देता हूँ मैं। अब बात करते हैं वो रेसिपी की, वो है टोफू। मैंने काट के रखा हुआ है ऑलरेडी सामने। तो अब टोफू क्यों? अगर तुमने कभी टोफू खाया है तो तुम्हें उसके टेस्ट का पता होगा, वो पनीर से काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। अब बात करें प्रोटीन की, तो टोफू में मेरे को नॉर्मल पनीर जितना ही प्रोटीन मिल रहा है, बट अगर बात करें फ़ैट्स की तो टोफू में फ़ैट्स काफ़ी कम है और पनीर में तो भर भर के फ़ैट्स ही होते हैं। तो अब तुम कहोगे कि अगर प्रोटीन ही चाहिए तो नॉर्मल पनीर ले सकता था तू, बट अगर मैं नॉर्मल पनीर लेता 200 ग्राम तो प्रोटीन बढ़ जाता, वो सही बात है, बट फैट्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाती। अब सिंस मैं कट पे हूँ और मैं अच्छा खासा काउंट कर रहा हूँ अपनी कैलोरीज को, और क्या, तो इसीलिए मैं टोफू चूज़ कर रहा हूँ साथ में। अब टोफू में तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल ही रहा है। बात करें फैट्स की तो नॉर्मल पनीर से तुम्हें फैट्स भी मिल रहे हैं, एंड कार्ब्स के लिए मैं साइड में अलग से 2 चपाती ले लूँगा। इन शॉर्ट ये तुम्हारा प्रॉपर मील बन जाता है। तो यहाँ पे 100 ग्राम टोफू है एंड इसके ऊपर से ही मैं 100 ग्राम नॉर्मल पनीर डाल दूँगा। भाई 90 ग्राम डाला भाई ने। पनीर को मैश करके तुम्हें बस चाहिए प्याज और थोड़ी सी मिर्ची। अब मैं इसमें टमाटर नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसका। खतरों के खिलाड़ी कैसे कुछ तो जुगाड़ लगा के कैमरा सेट करा है, आई होप आ रहा होगा पूरा बीच में। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, बस एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालना है। अब जैसा कि मैंने सुबह बताया हिडन कैलोरीज के बारे में, तो तुम वो ज़रूर ध्यान में रखना कि हिडन कैलोरीज भी होती हैं कुछ। तो अब ये अराउंड कुछ 5-6 ग्राम घी होगा, तो इसको मैं साइड में लेके चलूँगा जब मैं कैलोरीज काउंट करूँगा अपने पूरे दिन की। छींटे पड़ेंगे। और इसके बीच में तुम्हें पनीर डाल देना पहले ही, इसके ऊपर जल्दी जल्दी मसाले डालने हैं। नमक अंडरस्टैंडेबल क्यों डालते हैं, मिर्ची भी डालनी है तुम्हें अपने हिसाब से, और हल्दी डाल देना है इसमें, नहीं तो कलर नहीं आएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने में। एकदम मसाले
जिनके तुम्हें नाम नहीं पता है तुम वो भी डाल देना बीच में। तो अगर वो मसाला अच्छा नहीं होता तो वो ये जगह डिज़र्व नहीं करता। एंड हार्डली 2-2.5 मिनट के बाद ही ये रेडी हो जाएगी। तो थोड़ा अच्छे से पकने दो हल्का सा। मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, बस घी डाला हुआ था स्टार्टिंग में, बस वही था जो था, और कुछ नहीं डाला इसमें। 5 मिनट ढक के रख सकते हो तुम इसे। अभी गैस बंद नहीं करी है मैंने। इसको जस्ट बंद करने से पहले थोड़ा ऐसा अच्छे से पका देना और फिर बंद कर देना। एंड फाइनली 5 मिनट ढकने के बाद तुम इसे खोल सकते हो। एंड तुम्हारे कितना प्रोटीन है इसमें, आई डोंट नो। एंड तुम्हारा 40 कुछ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, अब 5 मिनट के बाद तुम इसे खोल सकते हो और तुम्हारा 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रेडी होगा इस चीज़ के अंदर। ओके, सो आवर मील इज़ रेडी। अब मेरे को जज मत करना, मैं इसके अंदर सॉस डाल के ही खाता हूँ शुरू से ही, बिकॉज मेरे को सही लगती है। एंड ये रहा 250 ग्राम दही, और वहाँ पे जो घर पे दाल बनी थी वो है, और ये है 2 चपाती। इसका ओवरऑल न्यूट्रिशन तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर अभी, तो तुम कंसीडर करो यार, ये वाली मील काफ़ी अच्छी मील लगती है मेरे को ये वाली। एंड ईजी टू प्रिपेयर है और बजट में भी आती है तुम्हारे लिए। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज ऐसे हेल्पफुल व्लॉग्स, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स तो नहीं, बट हाँ मैं लाता रहता हूँ।